गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेखांकन एक परिचय। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका इतिहास जानना जरूरी होता है। तो प्राचीन समय की बात करें तो पहले लोगों की आवश्यकता सीमित हुआ करती थी, फलस्वरूप उन्हें कुछ खरीदने बेचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। धीरे धीरे लोगों का ज्ञान बढ़ा, बाज़ार मार्केट की आवश्यकता महसूस हुई। बाज़ार और मार्केट में जो लेन देन होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनको लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। जो व्यक्ति होता है वो कितने लेन देनों को याद रख सकता है, उनकी भी एक सीमित क्षमता होती है याद रखने की। फलस्वरूप लेखांकन का एक विकास उद्भव हुआ। तो आज अपन लेखांकन के अर्थ से पहले अपन लेखांकन का इतिहास जानेंगे। देखो, लेखांकन का इतिहास, लेखांकन का इतिहास। इसके जो जन्मदाता है या इसका जो जन्म हुआ है वो माना जाता है 15वीं शताब्दी के अंत में। कब से माना जाता है? 15वीं शताब्दी के अंत में। लेखांकन का जन्म कब से माना जाता है? 15वीं शताब्दी के अंत से। इसके जो जन्मदाता या इसका जनक बोला जाता है, इसके जो जन्मदाता या पिता बोल देते हैं अपन इनको, उनका नाम है लुकास पेसियोली। क्या नाम है? लुकास पेसियोली। क्या नाम है? लुकास पेसियोली। ये एक अकाउंटेंट नहीं थे, ये एक गणितज्ञ थे। कौन थे? ये एक गणितज्ञ थे जो कि इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस शहर के रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? सन 1494 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, डी कंपास एट स्क्रिप्चर्स। कौन सी बुक लिखी? डी कंपास एट स्क्रिप्चर्स। ठीक है। तो देखो, लेखांकन का इतिहास, जन्म इसका माना जाता है 15वीं शताब्दी के अंत में। इनके जो जन्मदाता या पिता हैं वो है लुकास पेसियोली, जो कि एक गणितज्ञ थे, इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। सबसे पहले इन्होंने सन 1494 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डी कंपास एट स्क्रिप्चर। ठीक है, जो कि ग्रीक भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? ग्रीक भाषा में थी। फिर सन आता है सन 1543 में एक व्यक्ति का नाम आता है हुज ओल्ड कैंसिल। हुज ओल्ड कैंसिल, ये इनका नाम है। इन्होंने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में। इस पुस्तक का हुज ओल्ड कैंसिल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि ये ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी। तो ग्रीक भाषा ज़्यादातर लोग समझते नहीं है। ठीक है। किन की पुस्तक का? जो इटली के जो थे लुकास पेसियोली, उनकी पुस्तक का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किन्होंने किया था? हुज ओल्ड कैंसिल ने। कब किया था? सन 1543 में। कब किया था? सन 1543 में। देखो, अपन लेखांकन का इतिहास देख रहे थे। इसका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी के अंत में। इनके जो पिता हैं वो है कौन? लुकास पेसियोली, जो कि एक गणितज्ञ थे। ठीक है, अकाउंटेंट नहीं थे, वो एक गणितज्ञ थे। वो इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। ठीक है। उन्होंने सन 1494 में एक बुक लिखी थी, सबसे पहले डी कंपास एट स्क्रिप्चर, जो कि ग्रीक भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? ग्रीक भाषा में थी। फिर सन 1543 में हुज ओल्ड कैंसिल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में। देखो बच्चों, ये आपके 11th क्लास के साथ साथ आपके जूनियर अकाउंटेंट, CPT और भी जो भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी भी कॉमर्स के साथ साथ जो भी दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम है वो भी
इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे। तो आप इसको अभी रिटर्न डाउन कर लो, है ना, इसको लिख लो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट्स के पढ़ने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब अपन लेखांकन का अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेखांकन का अर्थ, कि भाई लेखांकन कैसे है। ठीक है, लेखांकन का अर्थ। देखो, लेखांकन एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। लेखांकन एक क्या है? प्रक्रिया है। जिसके अंदर जो भी व्यापार में होने वाले लेन देनों को लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? लेन देनों को मौद्रिक रूप में लिखा जाता है। मौद्रिक लेन देनों को, उनको पहचान करके लिखा जाता है। ठीक है, लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को, लेन देन का मतलब होता है जो व्यवहार, जो व्यापार में होने वाले जो प्रतिदिन के व्यवहार होते हैं उनको, जैसे राम ने माल बेचा, श्याम ने माल खरीदा, कितना माल आया, कितना गया, सैलरी चुकाई, वेजेज चुकाई, ये सारे अपन क्या बोलेंगे? लेन देन। जो भी वो मुद्रा में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? मुद्रा में, जिनका अपन मापन मुद्रा में कर सकते हैं। जैसे राम दिखने में सुंदर है, अपन उसको ऐसे लेखांकन में नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका एक मुद्रा में उसको मापा नहीं जा सकता। अपन लेखांकन में उन्हीं लेन देनों को लिखेंगे जो मुद्रा में मापा जा सके। ठीक है, तो एक प्रक्रिया है जिसमें अपन मौद्रिक लेन देनों को पहचान करके उनको लिखा जाता है। ठीक है, लिखने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्गीकरण। ठीक है, देखो, जो लिखा जाता है उनको कौन सी पुस्तक में लिखा जाता है? एक जर्नल होती है। क्या होती है? जर्नल। ठीक है, जिसको अपन प्रधान पुस्तक भी बोलते हैं। क्या? प्रारंभिक पुस्तक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उन लेन देनों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी उनको अलग अलग किया जाता है, उनके लेजर बनाए जाते हैं। किस में बनाए जाते हैं? लेजर। ठीक है, उनकी क्या बनाई जाती है? लेजर। लेजर को अपन खाता बही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाता बही। ठीक है, फिर उन लेन देनों का वर्गीकरण करने के बाद उनका सारांश निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सारांश। ठीक है, सारांश ये एक प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन को अपन क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद अपन उनकी समरी निकालते हैं। ठीक है, समरी निकालने के बाद अपन उनसे जो परिणाम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? परिणाम। उनसे क्या ज्ञात किया जाता है? परिणाम ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को लिखा जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद उनका सारांश निकाला जाता है। सारांश अपन निकालते हैं ट्रायल बैलेंस में। किस में निकालते हैं? ट्रायल बैलेंस में। किस में निकाला जाता है? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, फिर सारांश निकालने के बाद उनका परिणाम ज्ञात किया जाता है, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें मौद्रिक लेन देनों को लिखा जाता है। किस में लिखेंगे अपन? जर्नल में। ये सारी चीज़ें आगे आएगी। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण अपन किस में करेंगे? लेजर में। किस में करेंगे? लेजर में। उनका वर्गीकरण करने के बाद उनका सारांश यानी समरी निकाली जाती है। समरी निकालेंगे अपन ट्रायल बैलेंस में। ये दोनों पुस्तकें हैं, बट ये एक खातों की सूची होती है, एक पेपर की तरह होता है। ये एक तरह का खाता नहीं होता है, एक खातों की सूची होती है। ठीक है, फिर अंतिम परिणाम अपन ज्ञात करते हैं, उनके लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में अपन देखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए जाती हैं। ठीक है, जो यहाँ ऊपर से लेकर ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो आती हैं बुक कीपिंग में। किस में आती है? बुक कीपिंग में, यानी पुस्त पालन में। ठीक है, जो ये 2 चीज़ें हैं ये आती है अकाउंटिंग में। किस में आती है? अकाउंटिंग में। ठीक है, ये 2 चीज़ें किस में आती है? अकाउंटिंग में आती है। तो देखो, जो ऊपर वाले 3 स्टेप हैं
जो मौद्रिक लेन देनों को लिखा जाता है उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनको जो दर्ज किया जाता है वो आता है बुक कीपिंग में, ठीक है। और उसके बाद के जो स्टेप हैं वो अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग के बाद भी एक स्टेप होता है जो कि है एक अंकेक्षण होता है, ऑडिटिंग होता है। वो अपन CA लोग ही करते हैं जो कॉमर्स में आगे जाके आप 12th पास करके अगर CA बनते हैं तो आप सारा ये जो लेखा जोखा है सारा अगर आप ही चेक करते हैं। जितने भी भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सारा CA ही चेक करते हैं, ठीक है। CA से ही सारे पेमेंट बनते हैं, सारे कुछ होते हैं, GST वगैरह सब CA ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमर्स का फील्ड बहुत ही अच्छा है। तो आपने जो कॉमर्स लिया है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। तो आप सभी ये नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अपन आगे चल रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं। देखो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे खातों के प्रकार के अकाउंट में या जो लेखांकन है उसमें कितने खाते होते हैं और कैसे अपन उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अकाउंट्स या खाते, अकाउंट्स या खाते दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स है ना, इनको बोल देते हैं अपन व्यक्तिगत खाते। क्या बोल देते हैं? व्यक्तिगत खाते। एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसको बोल देते हैं अव्यक्तिगत खाते। क्या बोल देते हैं? अव्यक्तिगत खाते। तो खाते कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत खाते और एक अव्यक्तिगत खाते, ठीक है। फिर व्यक्तिगत खाते हैं उनको भी अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट है वो होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। कौन सा? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। सेकंड है कृत्रिम। कौन सा? कृत्रिम या आर्टिफिशियल, ठीक है। थर्ड है, देखो फर्स्ट है प्राकृतिक, सेकंड है कृत्रिम, थर्ड है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। कौन सा? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। है तो तीनों व्यक्तिगत खाते हैं बट इसमें इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में जैसे किसी का नाम आ जाए, है ना, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं, तो इनके प्राकृतिक खाते इनके नाम के अंदर आएंगे। कृत्रिम व्यक्तिगत खातों की बात करें तो इसमें देखो बैंक है, कोई संस्था हो गई, ठीक है, सोसाइटी वगैरह होती है ना, जो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो सारे खाते किस में आएंगे? पर्सनल खाते में, ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स में। प्रतिनिधि की बात करें तो जो रिप्रेजेंटेटिव करता है, जो एक दूसरे को व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे ही वो सारे जो 4 एडजस्टमेंट होते हैं वो इसमें प्रतिनिधि खातों में आते हैं। जैसे बकाया किराया, क्या आएगा? बकाया किराया, आउटस्टैंडिंग रेंट, पूर्वदत्त खर्चे, कोई भी अगर पहले खर्चा चुकाया गया है वो पूर्वदत्त खर्चे, है ना, उपार्जित आय वगैरह, एक्रूड इनकम, ये सारी किस में आती है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में। तो पर्सनल अकाउंट को अपन 3 भागों में बांटते हैं, पर्सनल प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन वगैरह जो जिनके व्यक्तियों के नाम होते हैं वो आएंगे। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में जैसे बैंक हो गया, संस्था हो गई, कोई किसी को व्यक्ति को रिप्रेजेंट करे वो, ठीक है। और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में बकाया किराया, पूर्वदत्त खर्चे, उपार्जित आय, ऐसे, ठीक है। फिर इम्पर्सनल व्यक्तिगत खाते यानी अव्यक्तिगत खाते, इसको भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, ठीक है। एक तो इसमें आ गया आपका रियल अकाउंट। कौन सा? रियल अकाउंट। और एक इसमें है आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। इसको अपन बोल सकते हैं वास्तविक खाते। क्या बोलते हैं?
वास्तविक खाते, ठीक है, या वास्तविक खाता। इसको अपन बोल देते हैं नाम मात्र का खाता। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अकाउंट के बारे में पता चलता है और इससे आगे खाते बनेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखो रियल अकाउंट को भी अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, आप ध्यान रखना। रियल अकाउंट को भी अपन दो भागों में बांटेंगे। कौन से में देखो, एक होता है जो वास्तविक चीज़ें होती हैं ना, जो वस्तुगत चीज़ें होती हैं वो, एक तो होता है वास्तविक, यानी जो वस्तुगत चीज़ें होती है वो वास्तविक खाता, और इसमें अवास्तविक, जो भी अवास्तविक चीज़ें होती हैं, ठीक है, अवास्तविक। जैसे इसको मूर्त बोल सकते हैं, इसको अमूर्त बोल सकते हैं, ठीक है। मूर्त यानी जिसे अपन देख सकते हैं, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, जैसे संपत्तियाँ हो गई, है ना। फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो सारी एसेट्स, जैसे फर्नीचर हैं, है ना, स्टॉक हैं, मशीनरी है ना, जो भी संपत्ति है जिसको अपन देख सकते हैं वो आती है वास्तविक खाते में। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिनको अपन देखा तो नहीं जा सकता, बट वो क्या होती है, रियल होती हैं, ठीक है। जैसे गुडविल है, क्या है, गुडविल है, ठीक है। जैसे कॉपीराइट है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे आती है किसमें, वास्तविक खाते में। फिर है नॉमिनल अकाउंट। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो व्यापार में जो खर्चे हो जाते हैं, कुछ भी जो खर्चे हैं, जैसे किराया चुकाया, ठीक है, क्या चुकाया, किराया चुकाया, वेतन चुकाया, भाड़ा वगैरह, है ना, सैलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इसमें आती हैं। कुछ भी आय प्राप्त हुई है ना, इनकम, आय वगैरह प्राप्त हुई, आय प्राप्त हुई, वो सारी किस में आ जाएगी, अपन के नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। देखो खाते कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। खाते कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते को फिर तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो जिसके सीधे नाम आते हैं वो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। और जो कृत्रिम, जो मतलब आर्टिफिशियल तरीके से दिखते हैं, जैसे संस्था हो गई, बैंक हो गया, सोसाइटीज हो गई, है ना, वो कौन से, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल। जो रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी को रिप्रेजेंट करे, जैसे बकाया, किराया खाता, पूर्वदत्त खर्चे, ये सारी चीज़ें आगे आएगी, आप, है ना, आपको आगे और इसको डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। पूर्वदत्त खर्चे, उपार्जित आय। फिर व्यक्तिगत खर्चे, अव्यक्तिगत खाते। इसमें देखो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसको दो भागों में बांटा गया है। फिर रियल अकाउंट को वापस दो भागों में बांटा गया है, मूर्त खाता और अमूर्त खाता, ठीक है। मूर्त खाते में वो चीज़ें आती हैं जिनको अपन देख सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं, जैसे संपत्ति हो गई, स्टॉक वगैरह हो गया, क्रेडिटर, लेनदार वगैरह, सारी जनन को अपन देख सकते हैं। अमूर्त खाते, अमूर्त वास्तविक खाते वो होते हैं जो अपन देख नहीं सकते, बट वो हमारे जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया, है ना, एकस्व हो गया, जो भी हमारे अधिकार होते हैं वो सारी चीज़ें। फिर नॉमिनल खाते में हम जो भी किराया वगैरह चुकाते हैं, किराया चुकाया, वेतन चुकाया, है ना, आय प्राप्त की, ये सारे, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आप इसका रिवीजन करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन वापस मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और इसको आप एक बार लिख लेना, ठीक है।